नमस्कार दोस्तों, मैं सलाहुद्दीन नवीद रोशन रहे के इस नए अंक में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम हाजिर हैं एक ऐसे सब्जेक्ट को लेकर, एक ऐसे विषय को लेकर जिसे हम लोग कभी कभी बहुत ख़राब मानते हैं, कभी कभी हम उसको टाइम वेस्ट मानते हैं और कभी कभी हम उसकी महत्व से, उसकी इम्पोर्टेंस से अनजान होते हैं, जिस कारण हम बच्चे को उन सब में इन्वॉल्व नहीं होने देते हैं। तो आज मैं आपको उसकी इम्पोर्टेंस और प्रकार या उसके कितने रूप होते हैं, कितनी तरह का होता है, बताने जा रहा हूं, जिससे आप उसका फ़ायदा उठा सकें। आपका बच्चा कैसा भी हो, यानी हर बच्चे के लिए वो फ़ायदेमंद होता है। हमें सिर्फ उसका प्रॉपर यूज़ करना होता है बच्चे की ज़रूरत के हिसाब से। तो वो विषय है खेल, प्ले। खेल के बारे में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि हम हर उस फैमिली तक पहुंच सकें जिसको हमारी ज़रूरत हो सकती है। दोस्तों, सबसे पहले ये समझ लीजिए कि खेल का अर्थ क्या है। खेल यानी ऐसी गतिविधियां, ऐसी क्रियाएं, ऐसे क्रियाकलाप जो मज़े, आनंद, खुशी देने के लिए, प्राप्त करने के लिए किए जाते हैं और जिससे हम प्रत्यक्ष रूप से यानी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कुछ सीखते हैं। यानी कि बच्चा उस क्रियाकलाप को, उस एक्टिविटी को करते हुए सीधे तौर पर या छिपे हुए तौर पर कुछ ना कुछ सीखता है, जिसका अंत यानी कि उस गतिविधि का अंत, उस एक्टिविटी का एंड एक लर्निंग से होता है या कई लर्निंग से होता है। उन एक्टिविटीज़ को हम खेल कहते हैं। अब सामान्य तौर पे हम इसी तरह से खेल को जानते हैं कि कुछ ऐसी गतिविधियां जो हम मज़े के लिए करते हैं, आनंद के लिए करते हैं, खुशी पाने के लिए करते हैं, रिक्रिएट होने के लिए करते हैं। शुरू करते हैं खेल कितनी तरह के होते हैं इस बात के बारे में। पहली चीज़, ऐसे खेल जिन्हें हम अनऑक्युपाइड बिहेवियर या प्ले एक्टिविटी में लेते हैं। ये सामान्य तौर पर ऑटिज्म से ग्रस्त बच्चों में पाए जाते हैं, जैसे किसी भी उपयोगी या अनुपयोगी मटेरियल से, जैसे धागा, रैपर या कार या गेंद से इस तरीके से खेलना कि वो सिर्फ हाथ में होती है पर उससे कुछ करता नहीं है, यानी कि कुछ सीखता नहीं है, उसका पर्पसफुल या मीनिंगफुल इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। और ये पहला तरीका होता है खेल का, जिसे हम अनऑक्युपाइड यानी कि बगैर इन्वॉल्व हुए खेलना कहते हैं। दूसरा खास प्रकार है, तरीका है, वो है सॉलिटरी प्ले यानी अकेले खेलना। अब अकेले खेलना किसी भी उम्र में संभव है, हर उम्र में संभव है और हर तरीके से संभव है। जब बच्चा अकेले खेल रहा है तो वो उससे सीख सकता है और वो सीखना सॉलिटरी प्ले कहलाता है, यानी कि अकेले खेलना, एकल प्ले जिसे हम कह सकते हैं। तीसरा जो महत्वपूर्ण प्रकार होता है, एक खेल का तरीका होता है, वो होता है ऑन लुकर प्ले। ऑन लुकर प्ले मीन्स ऐसा खेल जिसमें बच्चा खुद इन्वॉल्व नहीं है पर वो देख रहा है और देखकर समझ रहा है, सीख रहा है और उसको जान रहा है। ऐसा बहुत बार संभव होता है और हर उम्र में संभव होता है। जब खेल नया होता है, जब खेल अनूठा होता है या बच्चा पहली बार देख रहा होता है तो उसको सीखने और समझने की कोशिश करता है, जिसे हम ऑन लुकर प्ले कहते हैं। जनरली किसी भी टीम इवेंट में ऐसा मुमकिन होता है। क्रिकेट, फुटबॉल को पहले बच्चा देखता है, सीखता है, फिर साथ में खेलने के लिए जाता है। चौथा तरीका जो है वो कहलाता है पैरेलल प्ले, यानी कि
साइड बाय साइड खेलना, यानी कि अगर कोई ग्रुप इवेंट या सोलो इवेंट चल रहा है उसी के साथ में वो भी उसकी नकल करते हुए या उसी तरीके से खेल रहा है, लेकिन साथ नहीं खेल रहा है, कॉपी कर रहा है या कॉपी नहीं कर रहा है, वो सीख चुका है पर खेल रहा है, यानी कि किसी भी तरीके से वो पैरेलल खेल रहा है, तो इसे हम पैरेलल प्ले बोलते हैं। और ये बहुत महत्वपूर्ण होता है सोशलाइजेशन यानी कि सामाजिकरण के लिए। बच्चा साथ खेलने से पहले इस स्टेज से गुजरता है, इसे हम पैरेलल प्ले के नाम से जानते हैं। पांचवा प्रकार होता है एसोसिएटिव प्ले, यानी कि संलग्नता के साथ खेलना या साथ साथ खेलना। यहाँ पर बच्चा पहली बार सोशलाइज होता है, ग्रुप में पार्टिसिपेट करता है और साथ खेलने की कोशिश करता है। यहाँ ये कमी हो सकती है कि वो बहुत प्रॉपरली ना खेले, संभव है, मुमकिन है कि वो बहुत अच्छे से ना खेले, लेकिन वो सीख रहा है तो इस स्टेज से वो गुजरेगा ही, जिसे हम एसोसिएटेड प्ले कहते हैं। और ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर कोई बच्चा इस स्टेज में है और वो अपने कदम पीछे खींचता है कि मुझे खेलना नहीं आता है, तो यहाँ एज अ पेरेंट आपका रोल होता है कि उसको मोटिवेट करें कि नहीं आता तो क्या हुआ, जाओ खेलो, खेलते रहो, खेलते खेलते सीख जाओगे। और ये बहुत महत्वपूर्ण होता है बच्चे के मोटिवेशन के लिए, सामाजिकरण के लिए और उसकी लर्निंग के लिए। छठवां जो प्रकार है वो है कोऑपरेटिव प्ले, यानी कि सह खेल, यानी कि बच्चा दूसरे बच्चों के साथ टीम इवेंट में खास तौर पर खेलने लगता है। वो उनके साथ कदम से कदम मिलाकर खेलने की कोशिश करता है और खेलता है, और इस तरीके से वो धीरे 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 अपडेट होता जाता है। अब यहाँ पर बच्चे का डेवलपमेंट किस किस तरीके से होता है। सबसे पहले वो सामाजिकरण में जाता है, वो बराबरी से खेलना सीखता है, वो साथ खेलना सीखता है, साथियों के साथ अपनी भूमिका को निभाना सीखता है, उसकी क्या भूमिका है उसको समझता है और उसके हिसाब से खेलना शुरू करता है। और एक तरह से ये ग्रुप में रहना, समाज में रहना, अपनी भूमिका को निभाना, ये सारी चीज़ें सीखता है। टीम लीडरशिप जैसी चीज़ें इस दौरान पैदा होती हैं और आगे बढ़ती हैं, डेवलप होती हैं। इसलिए ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेज है खेल की, जिसे बच्चे को मौका मिलना चाहिए, उसको खेलना चाहिए। अब जब आप ये देखते हैं कि बच्चा इस तरीके के स्किल्स में पीछे है, तो उन्हें आपको आगे बढ़ाना चाहिए, उसे आपको मौके देने चाहिए, उसे आपको सिखाने की कोशिश करनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा खेलने के मौके देने चाहिए। सातवां प्रकार जो है वो बच्चे की क्रिएटिविटी के लिए बहुत ज़रूरी होता है और बच्चे की क्रिएटिविटी के साथ वो बढ़ता है, जिसे हम कंस्ट्रक्टिव प्ले यानी संरचनात्मक खेल के नाम से जान सकते हैं। यहाँ पर बच्चा चाहे वो 1 साल का हो, 2 साल का हो, 3 साल का हो या 10, 15, 20 साल का हो, अपने खेलों में अपनी क्षमता या एबिलिटी के अनुरूप के हिसाब से कंस्ट्रक्टिव प्ले करता है। हर बच्चे का इंटरेस्ट एरिया अलग होता है, लेकिन जिन बच्चों में कंस्ट्रक्टिव प्ले होता है वो इस खेल में बहुत अच्छे होते हैं। चाहे वो मोबाइल पर खेलें, ब्लॉक्स के साथ खेलें, पजल्स के साथ खेलें या किसी और चीज़ के साथ खेलें, वो हमेशा कंस्ट्रक्टिव प्ले करते हैं। वो रेत में खेलेंगे तो घर बनाएंगे, किला बनाएंगे, कुछ और बनाने की कोशिश करेंगे। वो मिट्टी के साथ खेलेंगे तो कंस्ट्रक्टिव प्ले करेंगे, यानी कि संरचनात्मक रूप से खेलेंगे। और ये खेल बच्चे के शारीरिक विकास यानी फिजिकल डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छे होते हैं, आई हैंड कोऑर्डिनेशन बढ़ाते हैं, क्रिएटिविटी डेवलप करते हैं, सोचने की क्षमता को बढ़ाते हैं और दिमाग में, उसके मस्तिष्क में नए नए आइडियाज, विचार को पैदा करते हैं और उन्हें पूरा करने की कोशिश करने में मदद करते हैं, जो कि शारीरिक विकास के बाद भाषा विकास में महत्वपूर्ण होते हैं, बोलने में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और
किसी भी एक्टिविटी में या सृजनात्मक प्रक्रिया में, सृजनात्मक से आशय ये है कि नई चीज़ों को बनाने में बहुत बढ़िया रोल प्ले करते हैं। अगर बच्चे कंस्ट्रक्टिव प्ले करते हैं तो उनमें इनकी संभावनाएं बढ़ जाती हैं। फिजिकल प्ले यानी कि शारीरिक खेल, इस प्रकार में बच्चा ज़्यादातर ऐसे खेल खेलना पसंद करता है जो शरीर से संबंधित होते हैं। सामान्य तौर पर दौड़ना, उछलना, कूदना, जंप करना, इस तरह की एक्टिविटीज़ वो ज़्यादा करता है और ये एक्टिविटीज़ उसके फिजिकल डेवलपमेंट को सपोर्ट करती हैं। अब यहाँ पर अक्सर हमारे दिमाग में छवि जो उभरती है, जो इमेज उभरती है, वो होती है ADHD की। दौड़ते रहना, कूदते रहना, उछलते रहना, एक जगह नहीं बैठना, इस तरह की एक्टिविटीज़ हमारे दिमाग में आती हैं। और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये एक्टिविटीज़ उन बच्चों के मैनेजमेंट में बहुत बढ़िया रोल प्ले करती हैं अगर हम उसका प्रॉपर इस्तेमाल करें प्री-मैक मेथड के हिसाब से। 9वां प्रकार है एक्सप्रेसिव प्ले। एक्सप्रेसिव यानी व्यक्त करने वाला, अपने आप को जाहिर करने वाला प्ले। ये प्ले बहुत तरीके के होते हैं। बच्चा अपने आप को किसी भी तरीके से एक्सप्रेस कर सकता है। वो बोलकर एक्सप्रेस कर सकता है, वो लिखकर एक्सप्रेस कर सकता है, वो पेंटिंग बनाकर एक्सप्रेस कर सकता है, वो मूर्ति बनाकर एक्सप्रेस कर सकता है, वो किसी भी तरीके से एक्सप्रेस कर सकता है। लेकिन इन एक्सप्रेशंस की तैयारी के लिए जो ज़रूरी होते हैं, उनमें पहले के जो हमने तरीके देखे हैं वो रोल प्ले करते हैं, जैसे कंस्ट्रक्टिव प्ले। इसके लिए बहुत ज़रूरी होता है। अगर बच्चा कंस्ट्रक्टिव प्ले का शौकीन रहा होगा तो एक्सप्रेशंस में अच्छा होगा। गायन, वादन, नृत्य, इसी तरह के विधाएं होती हैं जिनमें बच्चा एक्सप्रेशन करता है। 10वां जो खेल का रूप है वो है डिजिटल प्ले, यानी कि जो कुछ वास्तविकता में होता है उसकी नकल हम मोबाइल में देखते हैं, कंप्यूटर में देखते हैं, लैपटॉप में, आईपैड में देखते हैं। यानी कि हम डिजिटली प्ले करते हैं और ये कभी कभी फायदेमंद होता है लेकिन ज़्यादातर नुकसानदेह होता है। इसका समझदारी भरा इस्तेमाल इसका फ़ायदा पहुंचाता है और इसका एक्सेसिव यूज़ नुकसान पहुंचाता है। ये दिखावटी होते हैं, इनमें सोशल स्किल्स का अभाव होता है, इसलिए इनसे कोई दूसरा फ़ायदा होने की उम्मीद नहीं होती है। पर एजुकेशनल या ट्रेनिंग वाले वीडियोस या गेम्स इसमें सपोर्ट करते हैं। 11वां है फैंटेसी प्ले, यानी कि कल्पनाओं में, अपने ख्यालों की दुनिया में खेलना। इस तरह के खेल बच्चे के दिमाग में चलते हैं जहाँ पर वो सृजनात्मक विचारों के साथ खेलता है। ये विचार कभी कभी फायदेमंद होते हैं और कभी कभी नुकसानदेह होते हैं। जब इनमें बैलेंस नहीं होगा तो ये ज़्यादातर नुकसानदेह होते हैं, जो आज की पीढ़ी में, आज की जनरेशन में देखने को मिल रहा है। छोटे बच्चे हों या बड़े बच्चे हों, अगर वो डिजिटल वर्ल्ड में या फैंटेसी वर्ल्ड में रहते हैं तो यथार्थ से कट जाते हैं, वो सच्चाई से कट जाते हैं, सच की दुनिया से उनका सामना नहीं होता है और वो उसे अपनी दुनिया को यानी कि डिजिटल वर्ल्ड को या फैंटेसी वर्ल्ड को ही सच मानने लगते हैं, जो कि डेवलपमेंट को रोक देता है। तो इनका इस्तेमाल या इनका लिमिट होना चाहिए, अगर नहीं है तो ये नुकसानदेह होते हैं। लेकिन अगर है तो ये क्रिएटिविटी के बेस पर डेवलप होते हैं, क्रिएटिविटी को बढ़ाते हैं, उससे जो हम सीखते हैं उसको बढ़ाते हैं और एक कलाकार के लिए ये बहुत ज़रूरी होते हैं। फैंटेसी प्ले जो है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग यानी अपनी ज़िंदगी की समस्याओं या अपने आने वाली प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में मददगार होते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को बढ़ाते हैं, थिंकिंग स्किल को डेवलप करते हैं, डिसीजनिंग स्किल को सपोर्ट करते हैं और बच्चे के जो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है उसको बढ़ाने में मदद करते हैं।
या उसके बेस पे और भी निखरते हैं। आखिरी और 12वां जो प्रकार होता है वो होता है कॉम्पिटिटिव प्ले, यानी कि स्पर्धात्मक, कंपटीशन वाले ऐसे खेल जिनमें कंपटीशन होता है। एथलेटिक्स कंपटीशन है कि 10 में से पहला कौन आएगा। इस तरीके से किसी भी तरीके के खेल में अगर कंपटीशन है तो वो कॉम्पिटिटिव प्ले होते हैं जो स्पर्धा को जन्म देते हैं, आगे रहने की प्रवृत्ति को जन्म देते हैं, जीतने की प्रवृत्ति को सपोर्ट करते हैं और उसके लिए जो भी करना होता है उसकी कोशिशों की बढ़ोतरी होती है। बच्चे में वो स्किल डेवलप होते हैं, उनको बढ़ने में मदद मिलती है। यहाँ पर बच्चा बहुत सारी चीज़ें सीखता है जिसमें अनफेयर प्ले भी होता है, फेयर प्ले भी होता है। यहाँ पर अच्छी चीज़ें भी होती हैं, बुरी चीज़ें भी होती हैं जो उसका एनवायरनमेंट उसको सिखाता है। उसका एनवायरनमेंट यानी पेरेंट्स, आप और हम सिखाते हैं उसे। अगर बच्चा हार जाता है और हम ये कहते हैं कि बेईमानी हुई है तो हम इसका मतलब उसे ये सिखाते हैं कि बेईमानी से जीता जा सकता है। इसलिए हमें अगर हम ये कहें कि बच्चे की मेहनत में कमी रह गई या उसने जो किया था उस हिसाब से रिजल्ट आया है तो ये ठीक है, निराश होने की ज़रूरत नहीं है। दोबारा कोशिश करेंगे और मेहनत करेंगे और फिर अगली बार जीतेंगे। हमारे इन दोनों रिएक्शंस में पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी छुपी होती है जो कॉम्पिटिटिव स्किल्स को या तो बढ़ाती है या ख़त्म करती है। अनफेयर मीन्स के यूज़ को बढ़ाती है या ख़त्म करती है, बच्चे को सही रास्ते पर चलाती है या गलत रास्ते पर चलाती है। दोस्तों, आज हमने खेल यानी कि प्ले के बारे में जाना और उसके 12 प्रकारों को देखा। अगर आप इसका प्रॉपर इस्तेमाल करें तो बच्चे को सही रास्ते पर खेल के थ्रू सिखा सकते हैं। बच्चा बहुत कुछ सीख सकता है, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से, भाषा के रूप से, भाषा के प्रयोग के रूप से यानी कि बोलने के रूप से, किसी भी रूप में वो विकास की ओर अग्रसर हो सकता है, डेवलप कर सकता है, ग्रो कर सकता है अगर आप प्रॉपरली उसके साथ खेलें और उसके खेलने के मौके दें। उम्मीद है ये अंक आपके काम आएगा। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि हम हर उस फैमिली तक पहुंच सकें जिसको हमारी ज़रूरत हो सकती है। आप देखते रहिए रोशन रहें। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद।